ओके। तो डिज़ाइन और मशीन एलिमेंट में जो बहुत सा बेसिक चीज़ था वो डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीजर्स ऑफ द डिज़ाइंस ऑफ मशीन्स एलिमेंट एंड डिज़ाइंस। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ डिटेल में नहीं, बिकॉज तुम पहले पढ़ चुके हो, उसके हो गए। क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं वो चीज़ को देखा गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट some stresses like the tensile, compressive, bearing stress, crushing stress, and then more important among is the principal stress। और कुछ उसका एग्जांपल भी लिया गया था कि क्यों यूज़ करते हैं हम लोग हैं। द प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आज के वीडियोज़ में मैं आज अब कुछ डिज़ाइन बेस्ड पे कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस होगा जो हर केस के लिए अलग अलग यूज़ होगा। जैसे कि आज का टॉपिक है क्रीप। तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब डिज़ाइन बनाते हैं कोई मटेरियल के लिए, तो क्या क्रीप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? क्या क्रीप को कंसिडरिंग करना ज़रूरी है कि नहीं करना ज़रूरी है? कि क्रीप होता क्या? तो ये भी एक तरह का हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ही है। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि ज़्यादातर डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। जब डिज़ाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट को, तो क्रीप को देखते हुए करते हैं कि इसका यूज़ हमारा ये जो एलिमेंट है उसमें हमारा क्रीप यूज़ होगा कि नहीं होगा। आखिर क्रीप क्या हो सकता है, इसको अगर बेसिक डिफाइन देखा जाए तो कुछ पॉइंट हम लिख दिए हैं। तो व्हेन ये लोड, जब भी एक हम किसी भी कांस्टेंट लोड हम देते हैं, मतलब कि when a component is under constant load, okay, it may undergoes progressive plastic deformation over a period of time. It is just simple definitions। कहने मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी मशीन्स कंपोनेंट, एक मशीन्स का एक ऐसा कंपोनेंट, चाहे वो लेथ मशीन हो, चाहे मिलिंग मशीन्स हो, चाहे कोई भी गाड़ी वाड़ी को ऐसा कोई कंपोनेंट, चाहे स्टीम पावर प्लांट का ले लिया जाए, वो एक ऐसा कंपोनेंट को तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो कंपोनेंट में क्या लोड हमेशा कांस्टेंट लोड होना चाहिए। कांस्टेंट लोड का मतलब है कि लोड उसके ऊपर हमेशा कांस्टेंट, नॉट वेरिएबल लोड। याद रखो सबसे पहली बात कि वेरिएबल लोड नहीं होना चाहिए, वेरिंग लोड नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट लोड एक होना चाहिए। मैं एक कंपोनेंट के ऊपर एक कांस्टेंट लोड पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और हमेशा पड़ना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया हुआ है व्हेन ए कंपोनेंट इज अंडर का मतलब है कि हमेशा इसके अंदर कांस्टेंट लोड पड़ना चाहिए। दूसरा जो बात यहाँ पे ये है कि इट मे अंडरगो प्रोग्रेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्रोग्रेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि जब वो लोड दिया जाए तो इसमें प्लास्टिक तक होना डिफॉर्मेशन अगर होगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि आफ्टर द यील्डिंग पॉइंट अगर हो सकता है, अगर जाता है, लेकिन डिपेंड यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स अगर वो मटेरियल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक पहुँच जाएगा, अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक आ जाएगा, लेकिन इसका एक फैक्टर ये है कि टाइम के साथ, जैसे कि एक आम बात तुमको मैं समझा दे, जैसे कि मेरा एक पेन मान लेते हैं। अब इस पेन के ऊपर हम एक लोड हम डाल रहे हैं, ओके मे बी टेंसाइल लोड हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें तो मेरा जो एलोंगेशंस होगा वो तो होगा, एलोंगेशंस मतलब एक होगा, लेकिन जो लोड दे रहे हैं वो कांस्टेंट लोड डाल रहे हैं। According to a stress strain diagram for the ductile material, the brittle materials, what is the difference between the creep and the stress strain diagram for the ductile? In stress strain, when material is undergoing to varying load, means जब यूटीएम मशीन होता है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, तो यहाँ पे मेरा लोड इलास्टिक लिमिट होता है, फिर यील्डिंग, फिर अल्टीमेट ब्रेकिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा स्ट्रेस और स्ट्रेन, मैंने हर एक लोड पर एक स्ट्रेन को चेक करते हैं, फिर एक लोड पे एक स्ट्रेन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लोड हम वेरी कर रहे हैं, स्ट्रेस हम वेरी कर रहे हैं,
ओके, मैंने लोड स्ट्रेस मतलब फोर्स बाय एरिया, हम फोर्स बाय एरिया को चेंज कर रहे हैं। मैं कभी हम 10 न्यूटन डालें तब देखें कि किस में कितना डिफॉर्मेशन हुआ, फिर डाल दिए 20 न्यूटन, फिर देखें कितना बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, फिर 40, 50, 60, 70, 100, 1000, 10,000, 20,000, इस तरह से जब न्यूटन डालते चले गए तो देखेंगे तब एक टाइम पर क्या हो, मटेरियल में टूट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे एक अलग अलग लोड पर ये डायग्राम तैयार होता है। लेकिन क्रीप में वैसा नहीं है। क्रीप कहता है कि एक कांस्टेंट लोड ही होगा, मतलब लोड में वेरिएशंस नहीं होगा। मतलब 10 न्यूटन डाल दिए तो वो 10 न्यूटन ही इसके ऊपर रहेगा। अब उसमें कैसा डिफॉर्मेशंस बनेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इस केस में स्ट्रेस स्ट्रेन में अगर 10 न्यूटन हम डाल देते हैं तो ये डायग्राम मेरा ऐसा ही बनता। ओनली 10, ये मान लेते हैं 10 न्यूटन के लिए हो गया, ये डायग्राम ऊपर तक गया, ये 20 न्यूटन के लिए हो गया, ये मान लेते हैं ये 30 न्यूटन के लिए हो गया, ये मान लेते हैं 50 न्यूटन के लिए, और 60 न्यूटन में कोई मेटेरियल टूट गया। ये मान लेते हैं एक एग्जांपल हो गया फॉर, अपने मन से मान लेते हैं एल्युमिनियम, बट नॉट करेक्ट, एल्युमिनियम का अपने अलग वैल्यू होता है। अब मान से एग्जांपल लीजिए कि ये एल्युमिनियम के लिए बना दिया मैं, लेकिन अब हम क्या किया कि एल्युमिनियम को लिए और एल्युमिनियम के ऊपर 10 न्यूटन लगा के छोड़ दिए। तो इस हिसाब से इसका फिगर तो बनना चाहिए ऐसा, ओके। बट वही आगे लिखा हुआ कि इट मे अंडरगो प्रोग्रेसिव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 10 न्यूटन डालने के बाद भी अगर कंटिन्यूअस हम वो 10 न्यूटन डाल के छोड़ दिए और लंबे एक समय तक के पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक छोड़ दें, तो हो सकता है कि इस मटेरियल में ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक पहुंच जाए, मतलब यहाँ तक भी आ जाए। लेकिन तो उसी को कहते हैं हम लोग है क्रीप। लेकिन असल में क्रीप कहलाता है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड क्रीप। तो किसी मटेरियल में हम बोलेंगे भाई इस मटेरियल में क्रीप आ गया है, ये मटेरियल में क्रीप हो गया, क्या बोलोगे, क्या समझोगे कि इसके ऊपर कांस्टेंट लोड लगाया गया था, लेकिन लंबे समय तक हम लगा कर छोड़ दिए थे, मे बी 1 महीने तक, मे बी 1 साल तक, मे बी 2 साल तक, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक हम लगा कर छोड़ दिए थे, तो उसमें मटेरियल में क्रीप पैदा हुआ था। फिर इस फिगर में देखोगे कि 10 न्यूटन लगाने के बाद छोड़ दिए तो वो वापस अपना बॉडी 0 पे आ जाता, 20 पे लगाते तो वापस आ जाता। तो इसमें तो कोई डिफॉर्मेशन हुआ नहीं है, लेकिन इसमें कहता है कि डिफॉर्मेशंस होगा लेकिन लंबे समय तक। क्योंकि ये जो हम लोग काम करते हैं बस 1 मिनट के लिए किए, 1 सेकंड के लिए किए, लोड को हटा दिए, डायग्राम तैयार हो गया। यूटीएम मशीन्स में लैब आधा घंटे में, घंटे में हो जाता है। तो ये हुआ टाइम डिपेंडेंट। अगर टाइम के डिपेंड के अकॉर्डिंग स्ट्रेस हम स्ट्रेन तैयार करेंगे उसको बोलते हैं क्रीप। और क्रीप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और भी जहाँ पे टेम्परेचर अगर काम करे तो क्रीप इज़ अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर किसी मटेरियल में हम ज़्यादा स्ट्रेस लगा कर छोड़ दें, मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस छोड़ दें, तब भी क्रीप होने का चांसेस ज़्यादा होगा। अगर कोई गर्म मटेरियल हो गया या कोई एलिवेटेड टेम्परेचर पे, ये कोई मतलब मान लो एलिमेंट है, इसका टेम्परेचर 1000 कर दें हम लोग, और उसके बाद एक कांस्टेंट लोड लगा कर छोड़ दे, तो इसमें कंटिन्यूअस एलिवेशन होता चला जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा। कहने मतलब तुम चल जाओ लोहार के पास, ठीक है, लोहार जो लोहा गर्म करता है, अब लोहा गर्म करता है उसमें तुम कस के, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एल्युमिनियम है, एक एल्युमिनियम को 10 न्यूटन मारने पर फिर से वो अपना पोजीशन रिगेन कर देगा। अगर इस मान लीजिए एल्युमिनियम है, अब कस के ऊपर हम एक मारें तो इसमें जो डिफॉर्मेशन पैदा हुआ 10 न्यूटन के अंदर, फिर वो अपना पोजीशन ले लेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लेके मार इसको, लेकिन जब इसको मीटर को हम गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद तब मारेंगे तो हो सकता है कि 10 न्यूटन में ये अपना पोजीशन रिगेन नहीं करेगा, 10 न्यूटन के बाद ये बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये एक तरह का एक फंक्शन होगी कि क्रीप एक स्ट्रेस लेवल कितना हम हीट मारने की ताकत से हम लोड दे रहे हैं और प्लस टेम्परेचर होगा तो ये क्रीप और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
क्रीप इम्पॉर्टेंट किस केस में आ सकता है, तो क्रीप डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट अगर देखा जाए तो डिज़ाइन ऑफ ए कंपोनेंट वर्किंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन द टू क्राइटेरिया। तो जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है मटेरियल कैन विथस्टैंड फॉर ए स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ टाइम विदाउट एक्सेसिव डिफॉर्मेशंस, इसको बोलते हैं क्रीप स्ट्रेंथ। तो क्रीप स्ट्रेंथ का मतलब हो गया एक ऐसा मटेरियल जो लंबे समय तक किसी मटेरियल को बर्दाश्त कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है एक पार्टिकुलर लेंथ तक, मतलब लेंथ तक डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम के साथ एक लंबे समय टाइम के साथ विदाउट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन, मतलब कि एक लंबे समय तक डिफॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे उसका क्रीप स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो किसी भी मटेरियल क्रीप स्ट्रेंथ अच्छा है, मतलब क्रीप स्ट्रेंथ है, तो समझोगे कि मटेरियल में एक लंबे समय तक देने पर लोड उसमें किसी तरह डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल 10 साल 20 साल 50 साल तक हम मटेरियल को एक कांस्टेंट लोड देकर छोड़ दिए हैं, लेकिन किसी तक डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, हम बोलेंगे क्रीप स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो क्रीप स्ट्रेंथ को देखते हुए भी हम डिज़ाइन करते हैं। दूसरा पॉइंट जो मेरा है वो है मटेरियल कैन विथस्टैंड फॉर ए स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ ए टाइम विथआउट रैप्चर। दोनों में कॉमन बस यही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है विथआउट डिफॉर्मेशन, यहाँ लिखा हुआ विथआउट रैप्चर। मतलब हम डिफॉर्मेशन लंबे समय तक इसमें अगर हो गया है लेकिन रैप्चर तक होना चाहिए, मतलब बिना टूटे हुए ब्रेकिंग होते हुए, तो बोलते हैं क्रीप रैप्चर स्ट्रेंथ। मतलब ये क्रीप तो हुआ है लेकिन टूटा नहीं है। तो ये दो क्राइटेरिया को हम देखते हुए चलते हैं कि हाँ अगर इसमें कोई मटेरियल में ऐसा होता है कि हाँ क्रीप हो सकता है, होने दो क्रीप, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। अगर जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये काम हमारा अच्छा करेगा, तो हम क्रीप रेसिस्टेंट तक हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम एक बहुत उसका अच्छा से एग्जांपल दे देते हैं ताकि दोनों चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये मेरा फिर तुम चल जाते हो तो सब रैंकिंग साइकिल पे ही है। ओके, ये तो डायग्राम से बहुत तुम लोग फेमस हो गए। तो यहाँ पे मेरा एक टरबाइन है T1 एंड T2, ये टरबाइन वर्क, यहाँ से वर्क निकलता है W। ओके, ये मेरा बॉयलर हो गया, बॉयलर जहाँ से हीट हम देंगे Q। ओके, ये मेरा हीट लॉस हो गया। तो ये जो मेरा टरबाइन है, यहाँ पे टरबाइन जो काम कर रहा है वो किस पे काम कर रहा है, हॉट वेपर, गर्म वेपर पे काम कर रहा है। तो अब मान लो कि जब टरबाइन पे इंटर कर रहा है तो हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहा है। अब देखोगे, और जो मेरा यहाँ तुम लोग इसको पढ़े भी होगे कि इट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द टेम्परेचर। ओके, मे बी द एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी बात हो रहा है मेरा। और समटाइम इस वर्क ऑन द कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर P1 पे काम कर रहा है, और ये मेरा P2 पे, ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन ये मेरा P1 एंड ये P2 पे काम कर रहा है। ओके, थर्मोडायनामिक्स पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पे मेरा P1 P2 में लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे काम हो रहा है और दूसरा एक दूसरे कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर मतलब एक कांस्टेंट लोड फोर्स बाय एरिया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, वाटर वेपर टू द टरबाइन। अब हम थोड़ा टरबाइन का डिज़ाइन बना रहे हैं कि ये मेरा ये पाइप हुआ, यहाँ से मेरा वाटर वेपर जाता है प्रेशर P पर, और ये मेरा ब्लेड हो गया। ओके, फिर धक्का मार के यहाँ से निकल जा रहा है। तो जब यहाँ पे धक्का मारते कांस्टेंट प्रेशर पे लोड इस पर दे रहा है कंटिन्यूअस, और क्योंकि यहाँ पे वाटर वेपर का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो क्या हो सकता है कि जब धक्का मारेगा तो इसमें एलोंगेशन, क्योंकि टरबाइन लगाते 10 साल 50 साल कितना सालों तक ये टरबाइन काम करता, तो लंबे समय तक ये टरबाइन काम कर रहा, और लंबे समय तक वही प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर इस पर धक्का मारते जा रहा है, तो हो सकता है कि ये ब्लेड में एलोंगेशंस हो जाए। तो तब तक ये जो केजिंग है, इस केजिंग से धक्का नहीं लगेगा, लेकिन एक और लंबे समय तक और दिया जाए तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ और बढ़ चला जाएगा। तो अब तक ये देखें कि हाँ ये मेरा ठीक वेस्ट स्टैंड एक्सेस डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या क्रीप स्ट्रेंथ को मान सकते हैं विथआउट रैप्चर। तो लेकिन अगर ये रैप्चर होगा यहाँ पे, लेकिन तब तक तो ये तो इसे जाके टकरा जाएगा मेरा इस केजिंग से। इट्स मीन्स कि इसको हम लोग क्रीप रैप्चर स्ट्रेंथ तक जाके चेक नहीं कर सकते। जब भी चेक करेंगे तो इसके क्रीप स्ट्रेंथ तक ही चेक करेंगे ताकि इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो ये क्या केजिंग से मैं टकरा जाएगा और उसमें और मटेरियल मेरा काम नहीं होगा। ओके, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।